जैसे तुम लोग 10 में पढ़े थे, जैसे 10 में तुम लोग पढ़े थे, तो 10 के बाद जो है कि तुम लोग जब 11 में गए तो 11 में तुम लोग अनियमित रूप से पढ़े हो। मैं ऐसा करता हूँ कि आप पढ़े हो अनियमित रूप से। अनियमित रूप से पढ़े कैसे हो गए? जैसे मान लो कि 10 में बोर्ड का डर था तुम लोगों को, तो डर के मारे तुम लोग नियमित रूप से पढ़ रहे थे कि बोर्ड में आएगा, बोर्ड में आएगा। 11 में तुम लोग नियमित रूप से नहीं पढ़े। क्लियर? किसी भी लेसन को तुम दिल से फील नहीं किए हो, ठीक है ना, बस खाली एक कोटा पूर्ति जैसा पढ़े हो तुम लोग, है कि नहीं है? कोई किसी को मतलब डर के मारे नहीं पढ़े या जो भी है, मतलब बस ऊपर ऊपर से पढ़े। 11 के जो मैक्सिमम लेसन है तुम लोग छोड़े हो, कन्फर्म है, चाहे फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो। क्लियर है? तो तकलीफ तो होगी 12 में, क्योंकि 11 की चीज़ें जो मतलब छोड़ी जाती हैं वो 12 में तकलीफ देती ही देती है। लापरवाही जो 11 में की जाती है, तो वो तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। पहली बार वो तकलीफ झेलनी पड़ेगी, ठीक है। कोशिश किया जाएगा कि अच्छी तरह से जो है कि 11 की चीज़ों को भी उसी समय थोड़ा बहुत बताया जाए, कवर कर लेंगे। जैसे मैं कोई 12 में कोई टॉपिक आता है, कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं हम लोग, तो पढ़ रहे हैं, तो उस समय अगर कोई 11 की चीज़ें आती हैं तो पूरा 100% फील नहीं, पूरा 100% उसको नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत जो नीड होगी उसको क्या कर लेंगे हम लोग, कवर कर लेंगे, बस इतना ही होगा। फील नहीं आएगा, क्योंकि तुम 11 में पढ़े नहीं हो, 11 में वो चीज़ छोड़े हो, तो वो फील नहीं आएगा। एक बात ये ध्यान देना। दूसरी बात क्या होगी, जैसे तुम लोग 10 में पढ़े ना, तो 10 में थ्योरी पर ज़्यादा तुम लोग ध्यान दे रहे थे। जैसे तुम लोग जब पढ़े थे 10 में, तो मैं इसमें न्यूमेरिकल करा रहा था, ठीक है ना, लेकिन न्यूमेरिकल में तुम लोगों का वो रिस्पांस नहीं मिला जो थियोरी में मिल रहा था। मतलब तुम लोग थियोरी बहुत अच्छी तरह से जो है कि लिख ले रहे थे, तुझे दिक्कत हो रही थी सवाल में, और शायद दिमाग में ये था चलो कोई बात नहीं, सवाल आएगा परीक्षा में ना तो छोड़ देंगे, नहीं लगाएंगे। तो अगर ये दिमाग में अगर सोचोगे क्लास 12th में, तो होने वाला नहीं है। पहली बात, क्लास 12th में तुम लोग ये सोचो बस हम थियरी पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे, पास छोड़ो, फील नहीं आएगा जब तक सवाल नहीं करेंगे। तो कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद उसके इर्द गिर्द जितने भी सवाल होंगे पूरे खूब सवाल करेंगे जो है कि, तो सवाल से अगर भगेंगे तो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो 12th का पढ़ नहीं पाएंगे। ये भी ध्यान देना, सवाल बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, बहुत यहाँ पर टेक्निकल बातें होंगी, सवाल ऐसे परोसे जाएंगे, उसको सवाल को पढ़ना होगा, सीखना होगा कुछ इस तरह से। तो इन चीज़ों से तुम भाग नहीं पाओगे, भागना नहीं, तुम लोगों को सवाल जब आएगा तो वो सीखना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है पहली बार आए तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, पहली बार आएगा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, फिर जब कई बार उसको रिवीजन जब करोगे तो फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन ये धैर्य बनाए रखना होगा। थियरी तो थोड़ा कम, थियरी तो बोर्ड के लिए, बाकी न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो इससे भी भागना नहीं है। 2 बात हो गई। तीसरी बात ये है कि जैसे मान लो कि चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, ये बहुत लंबी यात्रा चलने वाली है। वैसे भी मान लीजिए कई लोग क्रैश कोर्स भी पढ़ाते हैं, ठीक है ना, क्रैश कोर्स भी पढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का मान लीजिए कि अभी बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, अब फिर बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत लंबा समय है, ज़्यादा टाइम पीरियड है, ठीक है ना। तो जो क्रैश कोर्स जो है कि वाले होंगे उनको 2-3 महीना में कवर करना है, 2-3 महीना में कवर करना है। वैसे लोग इस मतलब फील नहीं कर पाएंगे फिजिक्स को चाहे केमिस्ट्री को, क्योंकि शुरुआत 0 से करेंगे, मतलब फर्स्ट लेसन से करेंगे, मतलब अंतिम लेसन तक चलना है। तो ये जो टाइम पीरियड होगा तो बहुत लंबा होगा, बहुत लंबा होगा, उब जाएंगे। जैसे तुम लोग 10 में पढ़ रहे थे ना, तो किसी लेसन छोटा सा लेसन था, और जब उसको मैं पढ़ा रहा था तो तुम लोग जैसे मान लीजिए जैसे दिन 10 दिन 15 दिन हुआ ना उस लेसन पर, आप लोग उब जाते थे, क्योंकि मैं डिटेल्स में बात करता था, एक ही मैं बार बार सवाल लगाता था, तो उब जाते। तो तुम लोग का यही क्वेश्चन था, सर इलेक्शन कब खत्म होगा, सर इलेक्शन कब खत्म होगा। तो ऐसा दिमाग में अगर कल्पना बैठाओगे ना, तो तब तो ज़्यादा तक तो तुम लोग चल नहीं पाओगे, बोरिंग महसूस होने लगेगा। तो तुम लोगों को खुद इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें दिक्कत है ना, क्योंकि अभी भी तुम लोगों के पास जो है कि वो 11 चीज़ों में कर रहा तो छोड़े हो, मैक्सिमम छोड़े हो, तो तकलीफ होगी। तो तकलीफ को भाई यहाँ बैलेंस करना होगा, धैर्य रख करके बैलेंस करना होगा। तो ये लंबी यात्रा है, ठीक है ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, रेगुलर कंटिन्यू बस पढ़ना है, बस इतना ही है। जो पढ़ाया जा रहा है, जो होमवर्क दिया जा रहा है, बस उसी को कंटिन्यू तरीके से पढ़ना होगा, बाकी सब ठीक ठाक होगा। जब बोर्ड का समय आएगा तो उस समय जो है कि थोड़ा सा
रिवीजन चलेगा। बात समझ पा रहे हो? तो ये पूरा हो रहेगा। तो ये जो है कि इतना धैर्य के साथ तुम लोगों की लंबी यात्रा तय करनी होगी, क्योंकि लंबा समय है भैया। एक लेसन को हम 20-20, 25-25 दिन लेकर जाएंगे जानबूझ करके, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कराएंगे। बात समझ पा रहे हैं? ख़त्म करना एक अलग बात है, न्यूमेरिकल भी करेंगे उसमें। एक टॉपिक पढ़ लिए, अगर उसके इर्द गिर्द जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे ना, सब टोटल्स करेंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल से भगना नहीं है। उसके लिए भैया अपना व्यवस्था बना लीजिए कैसे उसको लिखना पड़ना है। ठीक है, एक बात और एकदम सबसे बेसिक बात ही, जैसे मान लो कि तुम लोग कैलकुलेशन में अगर कमज़ोर हो, जैसे मान लो न्यूमेरिकल करते समय काटने पीटने में अगर दिक्कत हो रही है, काटने सरलीकरण में दिक्कत हो रही है, एक वो अलग मामला है। ठीक है, वो करते करते अभ्यास हो जाएगा। करते करते कैसे सर कर रहे हैं, कैसे हम लोग करेंगे, मिलजुल कर करेंगे, तो करते करते अभ्यास हो जाएगा। हाँ, ये दशमलव कैसे हटेगा, पीछे कैसे जाएगा, आगे कैसे आएगा, घात पर कैसे, 10 के घात में कैसे बनेगा, घात 10 के घात पर माइनस कब आएगा, प्लस कब आएगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो भाग से नहीं बच पाओगे, वर्गमूल से नहीं बच पाओगे, घनमूल। घनमूल बहुत कभी कभी स्पेसिफिक कंडीशन में यूज होता है। स्क्वायर वर्गमूल भी, मतलब वर्गमूल तो यूज होता ही होता है। ज़्यादातर यूज होगा आपका गुणा और भाग, डिवीजन बहुत ज़्यादा आएगा, गुणा और भाग। तो आपको आलसी नहीं बनना होगा, करना होगा, क्योंकि जब करेंगे ना तो धीरे धीरे अभ्यास होगा। हाँ, शुरुआत में मान लीजिए समय ज़्यादा लगेगा। मान लीजिए आपको 3 डिजिट का अगर मल्टीप्लाई करना है, 3 डिजिट का नंबर का अगर मल्टीप्लाई करना है, हो सकता है आप ज़्यादा समय ले रहे हो। तो जब अभ्यास करना स्टार्ट करेंगे ना, तुम लोग जैसे होता है कि तुम लोग के दिमाग में ये शायद बनता होगा, सर हमको गुणा आता है, हमको गुणा आता है, हमको गुणा आता है, हम कर लेंगे, लेकिन करेंगे नहीं। शायद डिपेंडेंट हो जाओगे टीचर पर कि अभी सर बताएंगे, बहुत बड़ा है, कर लेंगे, लेकिन बहुत बड़ा है, नहीं करेंगे। ये सब नहीं। जैसे ही न्यूमेरिकल आ गया, तुझे दिमाग काम कर रहा है कि इसका गुणा करेंगे तभी आंसर आएगा, तू करना शुरू कर दे, समय दिया जाएगा, तू करना शुरू कर, समय भले। तो जैसे जैसे करेंगे ना, तो आपका जो एकदम दिमाग खुलेगा, करेंगे तो हाथ चलने लगेगा, और जैसे हाथ चलने लगेगा तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, तो न्यूमेरिकल जल्दी जल्दी बनाने लगेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि भाई तुम लोग 12th का जो है कि अब देखो, थोड़ा सा मॉडल पेपर देखना, सवाल कितने आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सवाल भी आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में मैक्सिमम सवाल हैं, डेरिवेशंस हैं, सवाल हैं, तो भागना नहीं है। ठीक है, तो केमिस्ट्री की हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और केमिस्ट्री का तो काफ़ी, मतलब पहले तो और बड़ा लेसन था, ठोस एक था, ठोस था, ठोस अवस्था, वो भी थोड़ा सा, वो भी फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। और ये जो पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है विलियन। ठीक है ना, टॉपिक का नाम है विलियन। और विलियन जो है कि एक फिजिकल केमिस्ट्री है, तो शुरुआत हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री से करेंगे। पहला लेसन क्या होगा, विलियन। दूसरा लेसन होगा इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, वो भी फिजिकल केमिस्ट्री। तीसरा जो लेसन होगा आपका रसायन बलगतिकीय, केमिकल काइनेटिक्स होगा, वो भी फिजिकल केमिस्ट्री है। क्योंकि केमिस्ट्री के बारे में इतना तो पता ही होगा ना, केमिस्ट्री अगर बेसिकली अगर डिवाइड करें तो तीन तरह के केमिस्ट्री पढ़ना है। एक पढ़ना होगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक पढ़ना आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री से शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, और टॉपिक का नाम क्या है, विलियन। विलियन जो रहेगा लेसन, और चलेंगे इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं विलियन का। बिलियन वही जिसमें बोलता हूँ ना, जिसमें शब्द बोला हूँ बिलियन, तो बिलियन का मतलब दिमाग में वही मिल गया सर, क्या है वो, मिला देना, पानी में चीनी मिला देना, पानी में नमक मिला देना, है ना, ये सब मिला देना। बिलियन दिमाग जो है कि काम कर रहा है, तो ऐसे कर, जैसे पानी में नींबू मिला देना, ये भी क्या हो गया, बिलियन हो गया। ठीक है, सब लोग जानते हैं बिलियन, और सही भी है, यही है बिलियन। लेकिन तो हम लोग टेक्निकल बात करेंगे बिलियन पर। टेक्निकल बात मतलब छोटी छोटी बारीकियां देखेंगे। ठीक है ना, है तो बहुत बेसिक, क्योंकि ये जो टॉपिक चलेगा बिलियन चलेगा, और बिलियन के बाद आप लोग पढ़ेंगे बिलियन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, फील करेंगे। और वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, तो ये थोड़ा सा कॉमन होगा, तो थोड़ा शुरुआत में अच्छा लगेगा। ठीक है ना, फिर नई नई चीज़ें आना स्टार्ट होंगी। तो बिलियन को देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोले तो बिलियन थोड़ा बड़ा लिखते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, बिलियन। सबसे पहली बात है बच्चों कि जो बिलियन है, जो बिलियन होता है, ये
दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है, समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक, अभी हम लोग बात कर रहे थे विलयन, वही पानी में जो है कि चीनी मिला देना, अच्छी तरह से घोल देना, नींबू मिला देना, नींबू का रस मिला देना, हाँ, पानी में एल्कोहल मिला देना, ये सब विलयन बन रहा है। देखिए हमने कहा कि थोड़ी टेक्निकल बात कर लेंगे। तो पहली बात ये कि सोल्यूशन जो है वो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्या है अभी इसको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर को हम समांगी मिश्रण बोल सकते हैं हिंदी में। दो कोशिश करेंगे, दोनों शब्द लिखते चले ना, इंग्लिश हिंदी दोनों। समांगी मिश्रण इसको बोलते हैं बच्चों, समांगी मिश्रण। अभी समांगी मिश्रण का क्या हुआ, समांगी मिश्रण का मतलब क्या हुआ, क्या मतलब है समांगी का। समांगी का मतलब कि जब हम विलयन बनाएं, दो या दो से अधिक जब हम पदार्थों को जब आपस में मिलाएं, तो मिलाने के बाद जो विलयन बना उनका संघटन एक जैसा हो जाए। संघटन एक जैसा होने का मतलब क्या हुआ, जब हम कोई सॉल्यूशन बनाएं, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाएं, मिलाने के बाद अब उस कंटेनर में, उस बीकर में से आप कहीं से भी मान लीजिए किसी पर कहीं से भी मान लीजिए मैं किसी बड़े से बर्तन में सॉल्यूशन बनाया, उसमें से मान लीजिए एक गिलास में निकाला। ठीक है, कहीं से भी सॉल्यूशन का सैंपल जो था एक गिलास में निकाला, कहीं से, चाहे नीचे से निकालें चाहे ऊपर से निकालें, कहीं से निकालें। बाय द वे मान लीजिए कि सॉल्यूशन में, इस हमने सॉल्यूशन बनाया, किसी का भी बनाया जा सकता है। हमने यहाँ पर कंटेनर ले लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कोई कंटेनर है, कोई बर्तन है। ठीक है, अब इस बर्तन में मान लीजिए हम सॉल्यूशन बनाए। ठीक है, सॉल्यूशन बनाने का मतलब इसमें पदार्थ होंगे। अच्छा, ये भी एक है कि भाई कितने पदार्थ इसमें मिलाए जा रहे हैं ना, कितने पदार्थ मिलाए जा रहे हैं। मान लो दो प्रकार के पदार्थ मिलाए जा रहे हैं, ए और बी से मिलकर के सॉल्यूशन बना है। ठीक है, ए और बी से मिलकर सॉल्यूशन बना है। तो मामला ये है, समांगी मिश्रण होने का मतलब क्या, मैं समांगी को समझाना चाहता हूँ। आप इस सॉल्यूशन से कहीं से भी, अगर सॉल्यूशन बना चुके हैं, कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन, तो आप कहीं से भी सेम वॉल्यूम निकालिए। यहाँ से सेम वॉल्यूम वाला, तो 10 ml मान लीजिए, इसमें 10 ml सपोज दैट आ रहा है, इस क्यूब में मान लीजिए 10 ml आ रहा है ये सॉल्यूशन। ठीक है, 10 ml आ रहा है, और हम बस समझाने के लिए मान लेते हैं कि बच्चों इस 10 ml में 200 विले के, मतलब 200 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, विले के। जो विले होता है ना, आप लोग जानते होंगे कि सॉल्यूशन विले और विलायक से मिलकर बनता है। तो मान लीजिए कि जो इसमें मॉलिक्यूल्स हैं विले के, वो कितना है, 200, 10 ml में मैं यहाँ से निकाला हूँ तो 200 ml, 200 मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर है। अगर मैं 10 ml यहाँ से निकाल दूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ 10 ml, तो इसमें भी कितना होना चाहिए, 200 ही होना चाहिए। चाहे अगर मैं यहाँ से भी निकालता हूँ तो कितना होना चाहिए, 10 ml निकालता हूँ, मतलब सेम आयतन निकालता हूँ, सेम वॉल्यूम निकालता हूँ, तो इसके पास भी कितना होना चाहिए, 200 ही होना चाहिए। मतलब सॉल्यूशन कब बोला जाता है, कब बोला जाता है, सॉल्यूशन बनाने के बाद उस सॉल्यूशन के किसी भी पोजीशन से अगर आप निकालते हैं सेम वॉल्यूम निकालते हैं, सेम आयतन निकालते हैं, तो उस सेम आयतन में विले के मोलों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मतलब उसका जो है कि नंबर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मतलब बाल्टी में एगो रस घोले हैं, एक गिलास मान लो ऊपरे से निकाल दिए, ठीक है, ऊपरे से। अब मान लो कि उसमें 1000 जो है कि चीनी के मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो, एक गिलास हम नीचे से निकाल दिए जो है कि, तो उसमें भी कितना होना चाहिए, 1000 ही होना चाहिए। अगर जब ऐसा हुआ तभी क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे, और तभी बोलेंगे कि कैसा मिक्सचर बन चुका है, समांगी मिश्रण बन चुका है। बस समझ में आया कि नहीं है, ये थोड़ी बारीकियां हो गई, बाकी तो ठीक है। इसका मतलब ये हुआ सर कि हम जो घर पर चीनी अब पानी को घोलते हैं तो नीचवा का मीठा लगता है और ऊपर का क्या लगता है, थोड़ा सा
पतला लगता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसका मतलब वो 100% सोल्यूशन नहीं है। भले बोल रहे हैं कि विलयन है, मतलब वो समांगी मिश्रण नहीं है। तो प्योर रूप से विलयन और समांगी मिश्रण को बोलेंगे हर जगह का संगठन क्या हो, सेम हो। बात समझ पाए? तो ये चीज हो गया समांगी, हर जगह का संगठन बिल्कुल सेम हो। एक बात और यहां पर समझ सकते हो, जैसे कि इसके हम लोग वैसे बात करने वाले इसके प्रकार की बात करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें यूज होने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे विलय और क्या हो गया, विलायक हो गया। इसे मान लो एक चीज और समझो, जैसे मान लो कि विलय और विलायक से, मान लो विलय और विलायक से हम मिला करके एक सॉल्यूशन बनाए, एक विलयन बनाए। तो जो विलय और विलायक हैं, जो विलय और विलायक हैं, जैसे मान लीजिए अभी इसी एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखा जाए तो A और प्लस B मिलकर के क्या बना, सॉल्यूशन बना। क्या बना, सॉल्यूशन बना, विलयन बना। तो ये जो विलयन बना है, अब ये मान लीजिए कि ये A मान लीजिए एक पदार्थ है, सपोज दैट मान लीजिए क्या है, विलय है। विलय का मतलब क्या हो गया बच्चों, सैल्यूट बोल सकते हैं। और ये क्या हो गया, सॉल्वेंट बोल लीजिए। सैल्यूट और सॉल्वेंट होने का भी एक अलग ही चीज है ना, एक अलग ही चीज है। ये सैल्यूट, ये सॉल्वेंट हो गया। तो इस सैल्यूट का एक अपना नेचर होगा, एक सॉल्वेंट का ये अपना खुद का कोई ना कोई नेचर होगा, सही है ना। तो जब ये दोनों मिलेंगे, दोनों का जब सोल्यूशन बनेगा, जो तीसरा मान लीजिए जो सोल्यूशन बन रहा है, जो तीसरा मतलब बना है, जो सोल्यूशन बना है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम डिफरेंट होगी। इसका जो नेचर है, इसका नेचर, इसके प्रोडक्ट के रिलेशन से, प्रोडक्ट बोलिए, प्रोडक्ट बोल सकते हैं, मतलब ये जो विलयन बना है, ये विलयन का जो नेचर होगा, ये क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट नेचर का बनेगा, डिफरेंट नेचर का बनेगा। मतलब ये अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देंगे, खो देंगे। बात समझ पा रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को खो देंगे, अपनी पहचान को खो देंगे। इसकी मान ली कुछ अलग ही प्रकृति है, विलय की, विलय की कुछ अलग ही प्रकृति है, परंतु ये जब दोनों मिले और जब सोल्यूशन बना तो ये अपनी अपनी पहचान को खो देंगे और एक नई पहचान बनाएंगे। मतलब इनका नेचर क्या बनेगा, एक डिफरेंट बनेगा। बात समझ पा रहे हैं, ये भी चीज है। वही सिंपल सी बात है। मान लीजिए कि वैसे अगर पूरे देश में अगर देखें, बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारी क्या है, भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग रूप से जो एक रहन सहन है, बोली है। परंतु जब पूरे देश को क्या बोलते हैं हम लोग, भारतीय नहीं बोलते हैं। पूरा देश बिल्कुल क्या है, भारतीय। देश में रहने वाला प्रत्येक राज्य का जो व्यक्ति हो क्या है, भारतीय है। बात समझ पा रहे हो। लेकिन है बिल्कुल अलग अलग नेचर का, पहनावा अलग है, बोलियां अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, सब अलग अलग है, उनका व्यवहार भी अलग अलग है, परंतु सब क्या बोले जाएंगे, भारतीय। तो सब अगर मिल जाता है, सभी पदार्थ मिल जाते हैं, तो अपनी अपनी पहचान खो देते हैं और सॉल्यूशन का एक अपना एक अलग ही पहचान बनेगा, एक अलग ही नेचर बनेगा। तो ये कुछ बारीकी हो गई। तो ये हो गया आपका क्या, विलयन, ठीक है। और दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। और विलयन बनने के बाद विलय और विलायक, मतलब पदार्थ, जब पदार्थ से विलयन बनता है तो विलय और विलायक क्या होगा, दिक्कत, विलय और विलायक अपनी अपनी पहचान को खो देते हैं और विलयन की एक नई पहचान बनती है, एक नई प्रकृति बनती है। क्लियर हुआ ना ये चीजें। अब सुनो, एक बात और जरा ध्यान से समझना, विलयन किससे किससे मिलकर बनता है, इस पर जरा बात कर लेते हैं। तो बच्चों, जो सॉल्यूशन बनता है, जो सॉल्यूशन बनता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। एक को बोलते हैं हम लोग सैल्यूट और एक को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट्स बोलेंगे, ठीक है, सॉल्वेंट्स बोलेंगे। विलय और विलायक, विलय और विलायक। बच्चों, अब विलय किसे बोला जाएगा, ध्यान देना, विलय किसे बोला जाएगा, सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा कम होगी, ठीक है ना, जिसकी मात्रा कम होगी, जिसकी मात्रा
बिलियन में कम हो। ठीक है, जिसकी मात्रा बिलियन में कम होगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग? विलेय बोलेंगे। और विलायक क्या होगा? जिसकी मात्रा बिलियन में अधिक हो। बिलियन में अधिक हो उसे क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। सो सिंपल बात है। जिसका अमाउंट कम होगा, अमाउंट का मतलब मात्रा, जो स्मॉलर क्वांटिटीज में होगा, जो छोटे मतलब कम होगा उसे विलेय बोलेंगे, और जो ज्यादा में होगा क्या होगा? विलायक बोलेंगे। है कि नहीं? तो ये हो गया विलेय और विलायक। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोल रहा हूँ इसे समझने के लिए, मान लो मैंने कहा कि 20% मान लीजिए मेथेनॉल का, मेथेनॉल का बिलियन है। ठीक है ना, मेथेनॉल का बिलियन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 20% मेथेनॉल का बिलियन का मतलब क्या हुआ? जैसे इसका मतलब ये हुआ 20 ग्राम क्या है? 20 ग्राम क्या है? मेथेनॉल। 20 ग्राम मेथेनॉल और 80 ग्राम क्या हो गया आपका? अब जिसमें घुला होगा। अच्छा, जब दिया नहीं रहता है ना, तो समझ जाइए कि मान 20 ग्राम है ना, तो जो दिया नहीं, विलायक नहीं दिया एक तरह से माना जाए, तो जब विलायक नहीं देगा तो उसे क्या मानेंगे? जल मान लेंगे ना, जनरली जल मान लेते हैं। तो जब तक नहीं दिया तो 80 ग्राम का मान लीजिए जल। मतलब ये हुआ कि 20 ग्राम मेथेनॉल 80 ग्राम जल में क्या है? घुला हुआ है। यहाँ मास को प्राथमिकता दी गई है, इसके बारे में आगे चलकर बताएंगे ये सब क्या मामला है। तो सो सिंपल सी बात हो गई, यहाँ पर जो मेथेनॉल होगा ये क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा, और जो जल हो जाएगा क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलायक। सिंपल। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए पहला एग्जांपल, सपोज दैट मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ और मैं यहाँ पर बोल दिया यहाँ पर इसे 20 की जगह पर मैं बोल दिया कि मान लो 80% में बोल दिया 80% एथेनॉल का विलयन है। एथेनॉल का विलयन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? 80 ग्राम क्या हो गया? एथेनॉल। अच्छा, एथेनॉल मेथेनॉल समझ रहे हैं ना, ये एल्कोहल है। ठीक है, तो 80 ग्राम एथेनॉल है, और जब आपका विलायक नहीं दिया, जो दूसरा नहीं दिया, तो क्या मानेंगे? जल मान लेंगे। तो 20 ग्राम क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, मतलब वाटर हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहां पर जरा देखिए, अब इसमें विलेय कौन, विलायक कौन? तो इस बार वाटर क्या बन गया? विलेय बन गया। विलेय मतलब सैल्यूट। ठीक है ना, मिक्स चल रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों। एथेनॉल क्या हो जाएगा यहाँ पर? विलायक बन जाएगा। तो बच्चों ये कोई जरूरी नहीं है कि जल हमेशा क्या बने? विलायक ही बने। जल विलेय भी बन सकता है। इस पर अच्छे अच्छे सवाल भी हैं, कोई दिक्कत? जल जो है कि विलेय भी बन सकता है और विलायक भी बन सकता है। मामला किस बात का होता है? सैल्यूट एंड कम और ज्यादा का। जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा, और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो क्या होगा? विलायक होगा। सो सिंपल बात। एक तीसरी कैटेगरी बनती है। मान लीजिए, मान लो मैं बोल दिया कि 50% एथेनॉल का विलयन है। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि 50 ग्राम क्या है?
इथेनॉल, यहाँ पर इथेनॉल है ना, 50 ग्राम इथेनॉल और 50 ग्राम क्या हो गया, कुछ नहीं दिया तो जल मान लीजिए। अब इसमें देखो तो दोनों की मात्रा क्या है, बराबर है। अभी तीसरी कैटेगरी ये बढ़ सकता है, अब इसमें किसे विलेय बोले और किसे विलायक बोले। तो इस कंडीशन में दो चीजें, अब इस कंडीशन में चाहो तो किसी को भी विलेय मान सकते हो और किसी को भी विलायक मान सकते हो। लेकिन एक चीज का और भी ध्यान देना होगा कि जब ऐसे सवाल अगर आ रहे हैं कि दोनों की क्वांटिटीज बराबर हो जा रही है, दोनों का अमाउंट अगर बराबर हो जा रहा है, तो वो सवाल में खुद कंसीडर कर देता है, कभी कभी बता देता है कि आप इसको क्या मानिए, विलेय मानिए, या क्या मानिए, विलायक मानिए, या सेंटेंस का लैंग्वेज ऐसे ही सेट कर देता है कि किसी एक को विलेय बोल रहा है और किसी दूसरे को विलायक बोल रहा है। तो जब दोनों का अमाउंट बराबर हो तो आप जो है कि या तो सवाल को बढ़िया से पढ़ेंगे कि इसको विलेय बोल रहा है और किसी विलायक बोल रहा है। अगर बात नहीं कंसीडर किया है, आपकी मर्जी, किसी को विलेय किसी को भी विलायक, मतलब उस सवाल का मतलब ये होगा कि आप किसी को भी विलेय मानिए या किसी को भी विलायक मानिए, सवाल के रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा तो कंसीडर नहीं किया होगा। परंतु जब वो कंसीडर करेगा तो आपको विलेय उसके अनुसार ही मानना पड़ेगा कि वो विलेय किसको बोल रहा है। तो ये तीसरी कंडीशन हो गई। बात समझ पा रहे हैं? विलेय और विलायक जो है कि इस तरह से जो है कि मतलब हम लोग तय करते हैं अमाउंट के आधार पर कि कौन जो है कि विलेय है और कौन क्या है, विलायक है। सो सिंपल। एक तीसरा भी तरीका है, जैसे मान लो कि एक व्यापक एक ओरल रूप से एक और तरीका है। मान लो कि दो जो है कि पदार्थ लिए हैं, दो पदार्थ से मैं विलयन बनाया हूं, तो विलयन ए, मान लो ए लिया हूं और बी लिया हूं, तो ए और बी को मिलाया तो ए की क्या अवस्था थी, अवस्था और कितनी होती है मुख्यतः, भौतिक अवस्था पदार्थ की कितनी मानी जाती है मुख्यतः, 6 मत बताओ, पहले ये बताओ कि जो है कि मुख्यतः 3 मानी जाती है, ठोस, द्रव, गैस। यहाँ पर हम विलयन पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें प्लाज्मा, आइंस्टीन, बोस का कोई चर्चा ही नहीं करेंगे, ठीक। और भी जितने 6 तो हो गई, मान लीजिए वो नया डिस्कवरी है, परंतु हम कितना रूप से यहाँ पर देखेंगे, 3 है, ठोस, द्रव, गैस। तो विलेय और विलायक पहचानने का एक और तरीका है। मान लो कि कोई पदार्थ ए लिए, कोई पदार्थ क्या लिए, बी लिए। तो जैसे मान लो एक अलग चीज समझिए, जैसे मान लो हमने लिया कोई ए नाम का कोई पदार्थ है और बी नाम का कोई पदार्थ लिया, ठीक है, और सॉल्यूशन बना तो क्या हो गया, सी हो गया, उसका नेचर अलग ही हो गया। मान लो कि इसकी अवस्था क्या है, सॉलिड है, और इसकी अवस्था क्या है, लिक्विड है। अभी हमको नहीं पता कौन ज्यादा कौन कम, तो आप ये चेक करिए कि ये क्या बना, क्या ये सॉलिड बना। अगर ये बच्चों मान लीजिए कि लिक्विड बन गया, इसका मतलब लिक्विड ज्यादा मात्रा में था, तभी तो लिक्विड को धारण किया है, तो इसका मतलब ये ज्यादा मात्रा में था, मतलब ये तब क्या बन जाएगा, यह विलायक बन जाएगा। अगर ये विलायक है, इसका मतलब ये कम मात्रा में है, तो क्या बन जाएगा, आपका विलेय बन जाएगा। और एक ओरल तरीका पहचाने या इसके अलावा जो सॉल्यूशन बना है वो मान लीजिए सॉलिड हो गया, क्या हो गया, सॉलिड हो गया, तो इसका मतलब ये ज्यादा मात्रा में था तभी वो सॉलिड बना है, इसका मतलब ये क्या होगा, इस विलायक रहा होगा और ये क्या रहा होगा, विलेय रहा होगा। तो ये भी एक तरीका है विलेय और विलायक को पहचानने का, ठीक है, एक ओरल मेथड, ओरल तरीका हो गया बताने का, ठीक है। बाकी मेन रूप से तो ये है कौन कम और कौन ज्यादा। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में विलेय और विलायक। अब फिर ये कुछ उसके एग्जांपल्स समझ में आए, अब सुनो। पहले इसको उतारोगे, लिखोगे, परिभाषा लिखोगे तो यहाँ पर गैस, तो गैस वाला होगा तो हम गैस वाले इसमें सम्मिलित नहीं उतना करेंगे, ठीक है ना, गैस भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। अब सॉल्यूशन गैसी विलेन भी हो सकता है, गैसी भी विलेन हो सकता है। तो जब गैसी भी यहाँ पर गैस हो जाएगा, इसका मतलब इन दोनों में जो है कि कोई गैस रहा होगा, इन दोनों में कोई, जैसे मैं सॉलिड लिक्विड की बात किया हूँ ना, तो लिक्विड और सॉलिड की बात किया हूँ यहाँ पर, या तो लिक्विड या तो सॉलिड मिलेगा। इसी में अगर कोई मैं गैस लूंगा तो यहाँ पर कोई गैस बन सकता है ना, यहाँ पर जब लेंगे तभी ना बनेगा। ये कोई रासायनिक, अच्छा एक बात और सुनो, ये कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है विलयन में,
एक बात और सुनो, ऐसा नहीं है जैसे तुम लोग 10 में पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया, तो ए और बी मिला तो सी एक अलग ही पदार्थ बना, वो नहीं है। यहाँ बस इसका नेचर थोड़ा सा बदला है, थोड़ा नेचर बदला है, अभी भी इसके गुण थोड़े बहुत उसमें विद्यमान है। मतलब इसको चाहेंगे तो किसी स्पेसिफिक विधि के द्वारा हम हमारी चीनी और पानी का अगर है सोल्यूशन, तो हम चाहेंगे तो चीनी को अलग कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक कंडीशन से, किसी स्पेसिफिक मेथड से हम चाहेंगे तो इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अब ऐसा नहीं कि इनको जनरल तरीके से इनको क्या कर सकें, अलग कर सकें। भौतिक विधियों द्वारा इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कोई कहे कि मान लीजिए हम सोल्यूशन बनाए और छाननी लिए और छान दिए, तो फिल्टर करने से ये नहीं जो है कि आराम, जैसे नॉर्मल फिल्टर से ये जो है कि अलग नहीं हो सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो ये भी चीज़ है। तो यहाँ गैस भी हो सकता है, गैस ही बिलियन, अभी मैं प्रकार बताऊंगा ना बिलियन के प्रकार में, तो ये गैस ही भी हो सकता है। मेरा लिक्विड और सॉलिड लिखने का तात्पर्य ये था क्योंकि ये सॉलिड और क्या है, लिक्विड है। मतलब जो पदार्थ मिले, अवस्था कोई भी हो, जिस अवस्था का जो अवस्था सोल्यूशन धारण कर लेता है, जो अवस्था सोल्यूशन धारण कर लेता है, वो अवस्था जिसकी भी है वो क्या होगा, विलायक होगा। ये ओरल तरीका है, बाकी ये मेन है। बात समझ पाए? तो अगर तुम लोग चाहते हो ऐसे ही लिख लो, परिभाषा क्या लिखना है इसमें, परिभाषा थोड़े ना बोर्ड में पूछेगा आपसे, बस मेन पॉइंट जो है हमने बताया, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग जो है कि नोट कर लीजिए ऐसे। ये लिखना अगर चाहते हैं तो बोलिए, लिखवा दें, लिखिए, हेडिंग बनाइए बिलियन, अब बोल लिख लीजिए, हेडिंग बनाइए बिलियन, मैं बोल दे रहा हूँ। हाँ, हो गया। देखिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, पदार्थों का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है, कहलाता है। बस यही हो गया। इसके बाद एक क्या करिए, इसको उतार लीजिए, इसको पूरा उतार लीजिए। बात कर लेते हैं हम लोग विलयन के प्रकार पर, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का प्रकार। देखिए, विलयन के प्रकार को हम दो तरह से मतलब कर सकते हैं, ठीक है। पहला बेस होगा हम लोगों का, दो आधार पर कर सकते हैं। एक होगा घटकों की संख्या के आधार पर, घटकों की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। अब घटकों की संख्या के आधार पर कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला द्विअंगी विलयन, ठीक है। जरा बात को समझिएगा, मैं बोला हूँ घटक, घटक का मतलब समझ रहा है, जो पदार्थ मिलाया जा रहा है ना उसको घटक बोलते हैं, ठीक है। कंपोनेंट बोल लीजिए, घटक बोल लीजिए, अवयव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अवयव। घटक बोलिए, अवयव बोलिए, कंपोनेंट बोलिए, मतलब जिस पदार्थ से वो विलयन बना है उसी को हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, घटक।
जैसे इसके पहले ए और बी मिलाए थे तो ए घटक हो गया, बी भी क्या हो गया घटक। तो कितने घटक थे उसमें, 2 घटक। तो घटकों की संख्या के आधार पर अगर हम लोग विलयन को बांटें तो कई प्रकार का हो सकता है। जैसे द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन को बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन। सो सिंपल है, द्विअंगी विलयन में क्या होगा, द्विअंगी विलयन में ऐसा सॉल्यूशन बनेगा जिसमें कितने घटक होंगे, इसमें 2, कोई भी हो सकता है। मान लो ए और प्लस बी, तो क्या बना है आपका सॉल्यूशन। जब 2 घटक रहेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन। इसी तरह से बच्चों अगर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी को बोल सकते हैं टर्सरी सॉल्यूशन, टर्सरी सॉल्यूशन, टर्सरी सॉल्यूशन बोल सकते हैं। इसी तरह से क्या होगा, इसमें 3 हो जाएंगे और क्या, कितने कंपोनेंट, 3 हो जाएंगे, 3 घटक हो जाएंगे। मतलब 3 प्रकार के पदार्थ को मिला दिया जाए, मतलब 3 ए बी सी 3 प्रकार के पदार्थ हैं और इससे क्या बना आपका सॉल्यूशन बना। क्लियर हो गया, इससे क्या बना सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में चीनी ले ली और पानी ले लिए, पानी और ग्लूकोज ले लिए, पानी और एथेनॉल ले लिए, ऐसे बन जाएगा। एबीसी में क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई सॉल्यूशन बनाए तो मान लीजिए पानी ले लीजिए, नींबू, थोड़ा नींबू का रस गाड़ दीजिए, चीनी मिला दीजिए, बन गया जो है कि टर्सरी सॉल्यूशन, त्रिअंगी विलयन। ऐसे बहुत सारा हो सकता है, चतुर्थंगी विलयन, ठीक है। लेकिन हम लोग जिस पर बात करेंगे सिर्फ किस पर बात करने वाले हैं, द्विअंगी विलयन पर। हम इस लेसन में मैक्सिमम जो बातें होंगी किस पर होंगी, द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन पर हम लोग बात करेंगे। तो ये भी एक आधार हो गया कि घटकों की संख्या के आधार पर विलयन कई प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से पहला क्या हो गया द्विअंगी विलयन, दूसरा त्रिअंगी, चौथा चतुर्थंगी, पंचम। एक बात और भी है, विलयन बनाने के लिए कम से कम 2 पदार्थ तो लेना ही पड़ेगा, तभी तो विलयन बनेगा। 2 प्रकार का पदार्थ रहेगा तभी तो विलयन बनेगा। तो द्विअंगी विलयन से शुरुआत होता है, बाइनरी सॉल्यूशन। एक आधार इसका और है, दूसरा आधार बनता है बच्चों अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, क्या ऐसे लिख लीजिए, अवस्था के आधार पर, सिंपल अवस्था के आधार। अवस्था के आधार पर देखा जाए तो मुख्यतः 3 प्रकार का, और वो तीनों 3 रूप से डिवाइड है, तो 3 3 कितना हो गया 9 प्रकार का। ओवरऑल देखा जाए तो अवस्था के आधार पर बच्चों जो होता है ये 9 प्रकार का होता है। तो एक काम कर लेते हैं, मुख्यतः 3 होगा, 3 किस में बटेगा, 3 3 में, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो सब इसका टेबल एक बनाते हैं, टेबल में ले लेते हैं इधर बिलियन, इधर एक कॉलम ले लेंगे, एक में लिखेंगे बिलियन, ठीक है, एक तरफ लिखेंगे बिले, मतलब बिलियन का मतलब बिलियन का प्रकार, ठीक है, अवस्था के आधार पर। इधर बिले ले लेंगे, इधर क्या ले लेंगे बिलाय, और बिले बिलाय का मतलब जानते हैं कम और ज्यादा। इसके बाद इसका इधर ले लेंगे उदाहरण, ठीक है, उदाहरण। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो एक होता पहला जो होता है मान लीजिए गैसीय विलयन, क्या गैसीय विलयन। और गैसीय विलयन किसे बोलेंगे जानते हो, जिसमें विलाय क्या रहेगा, गैस रहेगा, विलाय गैस रहेगा, तो इसमें विलाय गैस रहेगा, ठीक है, जिसमें विलाय गैस हो उसे गैसीय विलयन बोलेंगे। अब इस गैसीय विलयन में
गैस भी मिल सकता है, विलेय तो अलग अलग हो सकता है ना, गैस विलायक है तो गैस में गैस को मिलाया जा सकता है, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण। ठीक है, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण, गैस और गैस, सिंपल। ऐसा भी हो सकता है कि हम गैस में क्या मिला दें, हाँ, ठोस या द्रव मिला दें, तो द्रव को भी मिलाया जा सकता है, तो गैस में द्रव को भी मिलाया जा सकता है। जैसे इसका एग्जांपल क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जो एक लिक्विड है, ठीक है ना, एक द्रव है, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन हाइड्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन गैस का मिश्रण। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम गैस में क्या मिला दें, ठोस को मिला दें, गैस में क्या मिला दिया जाए, ठोस मिला दिया जाए, जैसे कपूर और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, कपूर में नाइट्रोजन गैस होती है, तो यहाँ पर जो कपूर है, देखिए एक तरह से देखा जाए तो इसमें मैक्सिमम जानते हो क्या है, मैक्सिमम जो चीजें हैं वो गैस ही है, उसको जलाएंगे तो सब किस में बदलता है, गैस में, तो मैक्सिमम गैस ही है, तो इसलिए गैस हो गया। तो इस तरह से गैस एक पहला मुख्य प्रकार से हो गया गैसी विलयन, ये पहला गैसी विलयन, और ये गैसी विलयन कितने में डिवाइड हो गया, 3 में डिवाइड हो गया। ठीक है, इस तरह से सिमिलरली इसी तरह से आगे बढ़ जाइए। मान लीजिए अब क्या हो सकता है, दूसरा ले लीजिए द्रवी विलयन। द्रवी विलयन होने का मतलब इसमें विलायक क्या होगा, विलायक क्या होगा, द्रव होगा। सेम चीज इसमें भी है, हम द्रव में गैस को भी मिला सकते हैं। इसका एग्जांपल बताओ तुम लोग, द्रव में गैस, तो जल में ऑक्सीजन घुला रहता है, इसलिए तो जो जलीय जीव जंतु जीवित रहते हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गैस और जल का मिश्रण, या जल में घुली हुई ऑक्सीजन का मिश्रण। ठीक है, ऑक्सीजन और जल आपस में घुले रहते हैं। ठीक है, ठीक। अब इसके अलावा अब हम द्रव में द्रव को घोल सकते हैं, ये तो बड़ा फेमस है, द्रव में हम द्रव को घोल सकते हैं, तो द्रव में द्रव को घोलेंगे, जैसे एग्जांपल बताइए, द्रव में द्रव को घोलना। अब मान लीजिए यहाँ पर जल ले लीजिए और जल में क्या घोल दीजिए, अरे जल तो एक ही प्रकार का हो गया ना, जब जल में जल डालेंगे तो विलयन बनबे नहीं किया, तो एक ही प्रकार का हो गया। अलग अलग, अरे भाई विलयन बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकार का लीजिए पदार्थ, तो एक जल दूसरा, चलो इथेनॉल ले लो, इथेनॉल हो गया। अब हम द्रव में क्या डाल सकते हैं, ठोस को, मतलब द्रव ज्यादा हो ठोस कम हो, द्रव ज्यादा हो और ठोस क्या हो, कम हो, यही ना मतलब है इसका। तो बस द्रव ले लीजिए, मतलब जल, और जल में क्या डाल दीजिए, ठोस में ग्लूकोज डाल दीजिए सिंपल, या सुक्रोज, चीनी डाल दीजिए, भी तो सही है, सुक्रोज डाल दीजिए, क्या हो गया, सुक्रोज हो गया। क्लियर। तो इस तरह से देखा जाए तो ये दूसरा प्रकार का क्या हो गया, द्रवी विलयन, और ये कितने में डिवाइड हो गया, 3 में डिवाइड हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा बनेगा, 3 प्रकार का ना, तीसरा बनेगा क्या बताओ, गैस द्रव ठोस विलयन। ठोस, और ठोस विलयन में विलायक क्या होगा आपका, ठोस होगा, विलायक ठोस होगा। अब विलय क्या होगा, गैस भी हो सकता है। अब गैस और ठोस, मतलब गैस कम हो और ठोस ज़्यादा हो, जैसे अब बताइए कोई एग्जांपल इसका सोचो,
जिसमें से क्या हो, ठोस ज्यादा मात्रा में और गैस कम मात्रा में। कोई ऐसा एग्जाम्पल सोचो, कोई है? या ऐसा भी हो सकता है कि ठोस में, चलिए अभी याद आ जाएगा, ठोस में क्या द्रव हो, ठोस ज्यादा मात्रा में हो, तो ये तो ठीक है। इसका एक एग्जांपल है, ठोस कम ले लीजिए, द्रव में ले लीजिए पारा मतलब मरकरी, ठीक है, और ठोस में ले लीजिए सोडियम। तो मरकरी और सोडियम का मिश्रण का अमलगम बनाते हैं, और अमलगम, अमलगम, अरे हम लोग जानते हैं सोडियम की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, तो मरकरी उसी में जो है कि डाइल्यूट कर दिया, तो उसमें मिक्स कर दिया जाता है। तो मरकरी और सोडियम का जो अमलगम होता है वो एक तरह से देखा जाए द्रव और ठोस का एग्जाम्पल हो गया। तीसरा जो बन गया आपका क्या, विलायक, तो क्या रहेगा आपका, ठोस रहेगा, और विलेय भी क्या रहेगा, ठोस रहेगा। तो अब ये बताइए, इसका एग्जाम्पल बहुत है, जिससे मिश्र धातुएं होती हैं, मिश्र धातुएं जैसे तांबा मतलब तापर और सोने का मिश्रण होता है ना, सोना हो सकता है, Au होता है ना इसका सिंबल, सोने का मिश्रण। तो ये हो गया जो है कि, हाँ एक और देखिए, गैस और ठोस का, तो पैलेडियम और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, पैलेडियम और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है, नहीं, हाइड्रोजन और पैलेडियम गैस का ले लेंगे। हाइड्रोजन गैस में क्या, गैस में हाइड्रोजन ले लीजिए, और ठोस में क्या ले लीजिए, पैलेडियम, ठीक है, इनका भी मिश्रण लिया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं। ये जो टोटल एग्जाम्पल जो है कि लिखे गए हैं, ये किस पर इस सब कहाँ से लिया गया है, एनसीईआरटी से, ठीक है, वो एकदम टोटल वही लिखवाए हैं जो आपके सिलेबस में था। तो ये कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का ये भी। तो बोलने के लिए बोला जा सकता है 9 प्रकार का, लेकिन मुख्यतः कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का, ठीक है, गैसी, द्रवी और ठोस। क्लियर हो गया, ठीक। एक काम कर लीजिए, ये नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म के साथ हाइड्रोजन ना होकर के क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये टोटल, तो अवस्था के आधार पर ये हो गया, और ये घटकों की संख्या के आधार पर, ठीक है, बस उतार लीजिए।